अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग और इंग्लिश एकेडमिक राइटिंग के साथ आपके सामने पिछली 3-4 वीडियो से या पिछले 3-4 लेक्चर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो एक रिसर्च पेपर होता है उसको जो रिव्यूअर जो है वो रिव्यू कैसे करता है। एक तो ये कि वो रिव्यूअर रिव्यू कैसे करता है या उसको करने के लिए कौन सी बातों को जहन में रखना पड़ता है या कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको उसको जहन में रखना चाहिए, वो इंस्ट्रक्शंस, वो गाइडलाइन बेसिकली। यानी ये जो टॉपिक है पीयर रिव्यू वाला या रिसर्च पेपर के रिव्यू का, ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने रिसर्च पेपर लिखना है, यानी जो रिसर्चर है, और ये उनके लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग इसको रिव्यू करेंगे किसी भी जर्नल में पब्लिश करवाने के लिए। इससे पहले आज की वीडियो से पहले हमने ये एक बड़ी डिटेल में हमने पढ़ा था कि इसकी हम मोस्टली 2 रीडिंग्स करते हैं। पहले एक रीडिंग होती है, उस रीडिंग में एक पूरा प्रोसेस है, उससे गुजरने के बाद रिव्यूअर जो है वो ये डिसाइड करता है कि जो रिसर्च पेपर है ये पब्लिशेबल है या नहीं है। वो स्टेजेस हम पढ़ के आए हैं। जब वो पहली स्टेज क्रॉस कर लेता है, यानी वो पहली रीडिंग कर लेता है, पहली रीडिंग के बाद जब वो ये डिसाइड कर ले या वो ये फील कर लेता है या असेस कर लेता है कि ये जो पेपर है ये पब्लिशेबल है, तो फिर वो सेकंड रीडिंग में क्या करेगा। सो जो आज और आने वाली जो 2-3 वीडियोस होंगी वो इस बात पे होंगी, इस टॉपिक पे होंगी कि सेकंड रीडिंग करते हुए कौन सी बातें आप अपने जहन में रखनी हैं। आते हैं सेकंड रीडिंग की तरफ कि इसमें हमने कौन सी ऐसे जो इसकी गाइडेंस है या ऐसे कौन से टिप्स हैं या गाइडलाइन है जिसको हमने अपनी जहन में रखना है। सो ये सेकंड रीडिंग के सिलसिले का ये पहला लेक्चर है। इसमें हम सेक्शन बाय सेक्शन जो गाइडेंस है उस पर चलते हैं कि कैसे हमने एक एक करके चीज़ें जो है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप सेकंड रीडिंग में पहुंच गए तो आपने उसका जो इंट्रोडक्शन है वो आपने कैसे चेक करना है, या जो आपका इंट्रोडक्शन है उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। मतलब सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका इंट्रोडक्शन है इट शुड सेट आउट द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट है क्या, असल में तो ये चीज़ चेक करनी है आपने कि जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, जो ओरिजिनल इशू है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो है क्या। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो इंट्रोडक्शन है इट सेट्स आउट द आर्ग्यूमेंट। पहली बात क्लियर। आर्ग्यूमेंट समराइज करता है जो रिसेंट रिसर्चेज हुई होती हैं। इंट्रोडक्शन का ये भी एक फंक्शन होता है कि इससे पहले कितनी रिसर्चेज हो चुकी हैं, कितने टॉपिक्स पे हो चुकी हैं, रिलेटेड टॉपिक्स कौन कौन से थे, और फिर ये उनको समराइज करता है तमाम रिसर्चेस को। एक ब्रीफ सा सिनॉप्सिस बनाता है कि इससे पहले ये वाली रिसर्चेज हो चुकी हैं। तीसरी जो चीज़ इंट्रोडक्शन देता है वो ये कि इट हाईलाइट्स गैप्स इन करंट अंडरस्टैंडिंग, कि ये एट द सेम टाइम जहाँ ये पिछली रिसर्चेस को एक्सप्लोर करता है और समराइज करता है, एट द सेम टाइम ये नए एरियाज़ उसी रिसर्च के टॉपिक, उसी के अंदर जो मुख्तलिफ गैप्स हैं जहाँ जहाँ आपको नज़र आता है कि ये एरिया जो है वो ये अभी एक्सप्लोर होने वाला रहता है, तो ये उन एरियाज़ को भी हाईलाइट करता है। फोर्थ थिंग इज इट एस्टैब्लिशेस द ओरिजिनलिटी ऑफ द रिसर्च एम्स बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द नीड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द टॉपिक एरिया। ये एक और काम भी करता है कि आपने ये जो रिसर्च एम्स बनाए हैं ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि आपने रिसर्च एम्स तक कैसे गए। मसलन आपने एक टॉपिक लिया, टॉपिक लेके आपने अपनी मेथडोलॉजी बनाई, आपने अपना एक रिसर्च प्लान बनाया, तो आप कैसे मूव करेंगे, और अगर आगे चल के आपको फर्दर रिसर्च करनी पड़ती है, फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, तो फिर उसमें आप कैसे मूव करेंगे। ये उन दोनों के दरमियान लिंक को इस्टेब्लिश करता है और फिर ये जोर देता है कि आपका काम जो है वो ओरिजिनल हो। उससे नेक्स्ट पॉइंट ये कि इट गिव्स अ क्लियर आइडिया ऑफ द टारगेट रीडरशिप। ये आइडिया इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया भी मिलता है कि जो आपका रीडर है वो किस टाइप का होगा, उसका क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो रीडरशिप, आपके जर्नल की रीडरशिप जो है वो कैसे डिसाइड होगी, वो आपके इस इंट्रोडक्शन से होगी। सो पहला पॉइंट जो है सेक्शन इसका इस रीडिंग का ये पहला पॉइंट हो गया। फिर हम चलते हैं सेकंड पॉइंट, बल्कि इसी इंट्रोडक्शन में आपके अगले 2 मज़ीद पॉइंट्स हैं इसी से मिलते जुलते, वो देखते हैं। ओरिजिनलिटी एंड टॉपिकलिटी।
ये तो पहला क्वेश्चन है कि आपकी जो रिसर्च है ये ओरिजिनल है या नहीं है। जब भी आपका थीसिस का, आपके रिसर्च पेपर का, थीसिस का ख़ास तौर पे जब आपका डिफेंस होता है, जब आपका रिसर्च पेपर रिव्यू के लिए जाता है, तो क्या टॉपिक ओरिजिनल है। टॉपिकैलिटी मींस एक टॉपिक के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो रिसर्चेबल है, टॉपिक के साथ तक रिलायबल है, ऑथेंटिक है। दूसरा आप ये कि ये किसी का चरबा नहीं है, ये किसी की कॉपी नहीं है, सेम आप प्लेजराइज्ड फॉर्म में या सेम टॉपिक में या सेम मेथडोलॉजी, यानी सब कुछ सेम आप दोबारा से तो नहीं उठा रहे। तो ये टॉपिक की ओरिजिनलिटी और टॉपिकैलिटी चेक करनी है आपने इसमें। तीसरी ज़ाहिर बात इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। तो एम्स क्या है, अगर रिसर्च करने जा रहे हैं तो टॉपिक ये है, तो इससे आप कौन से एम्स अचीव कर रहे हैं, 1 2 3 जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हीं के ऊपर आप बेस्ड अपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाएंगे, उन्हीं के आंसर्स आप अपनी रिसर्च में ढूंढेंगे। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन आपका पहला। ये हम बात कर रहे हैं जी कि जब हम सेकंड रीडिंग करेंगे, फर्स्ट रीडिंग में हमने ये डिसाइड कर लिया कि पब्लिशेबल है, तो सेकंड रीडिंग में जब हम आगे चलेंगे तो हमने इंट्रोडक्शन को यूं जज करना है। मटेरियल्स एंड मेथड्स नंबर 2। सबसे पहली चीज़ मटेरियल्स एंड मेथड्स में जो चीज़ चेक होनी वो है रेप्लिकेबल रिसर्च। आपने रिसर्च जो करनी है वो आइसोलेशन में नहीं करनी। ये नहीं हो सकता कि आप कोई ऐसा टॉपिक उठाएं जिसका कोई सिरे से वजूद ही नहीं है पहले से, जिसके ऊपर कोई पहले काम नहीं हुआ। आपने जो काम करने जा रहे हैं क्या इससे मिलता जुलता काम हो सकता है या हुआ है, यानी उससे उसका एक ख़ास बैकग्राउंड, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड मौजूद हो और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स मौजूद हों। तो जो आपकी रिसर्च है इट शुड बी ऑफ रेप्लिकेबल नेचर। उसी तरह की रिसर्च आगे हो सकती हो। अब उसमें आगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें हम शामिल कर सकते हैं। वी हैव टू इंक्लूड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स, रिपीटेड एनालिसिस, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स एंड सैम्पलिंग। ये वो चीज़ें हैं जो इस जो आपका रेप्लिकेबल रिसर्च है उसमें ये सारी चीज़ें, ये 4 टूल्स आपके जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। जैसे टू द कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स जो करते हैं वो आपके कंट्रोल्ड हों। रिपीटेड एनालिसिस जो आप करते हैं, डेटा एनालिसिस करें या कंटेंट एनालिसिस करें, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स एक के बाद दूसरा। जाहिर बात है आपने किसी थ्योरी या किसी पॉइंट तक पहुंचना है, आपने किसी हाइपोथेसिस को आपने प्रूव करना है, तो आपने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से करना है। और सैम्पलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च। तो ये तो हो गया रेप्लिकेबल रिसर्च। रिपीटेबल मेथड्स कौन से इसमें यूज़ हुए। मेथड्स ये ना हो कि बिल्कुल नया मेथड, नए मेथड का कोई एक नए ऑथेंटिक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड का कोई आपके पास लिटरेचर रिव्यू नहीं होगा, आपके पास कोई बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं होगा। तो रिपीटेबल मेथड्स हम इसमें चेक करेंगे। इसमें हम ये चेक करेंगे कि आपका जो डेटा है ये सफिशिएंट है या नहीं है। इनसफिशिएंट डेटा की बुनियाद पे इनअप्रोप्रिएट रिवीजन, इनअप्रोप्रिएट एनालिसिस वो नहीं होना चाहिए। सो हमने रोबस्ट रिसर्च चेक करनी है। और इस सारे प्रोसेस में जब हम ये बात कर रहे हैं इसकी गाइडलाइंस की, तो कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है। बेस्ट प्रैक्टिस जो है उसमें ये हो सकता है कि यू हैव टू फॉलो 3-4 मेजर पॉइंट्स। पहला पॉइंट तो ये है कि इट शुड आप यू हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस विच आर गिवन फॉर योर रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च है, सोशल साइंसेस की रिसर्च है, कोई भी रिसर्च है किसी भी टाइप की, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, तो आपने जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है क्या आपने उसको फॉलो की। दूसरा, जो उस प्रोजेक्ट में आपके काम में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो असिस्टेंट्स हैं, जो मैन पावर है, उनकी हेल्थ और सेफ्टी को आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए या नहीं हुए, यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ देयर हेल्थ एंड सेफ्टी। और तीसरी चीज़, एथिकल स्टैंडर्ड्स वर मेंटेन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, quite the basic thing. You in order to proceed in a research you have to follow at least all the ethical standards. ये जो मैंने आज इस वीडियो में आपके सामने जितने पॉइंट्स आपके सामने मैं लेके आया हूँ, ये सेकंड रीडिंग जब हमने रिसर्च पेपर की करनी है तो ये हम उसका स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि उसको हमने रिव्यू कैसे करना है। इंट्रोडक्शन का रिव्यू, मटेरियल्स एंड मेथड्स का रिव्यू, ये 2 पॉइंट्स मेजर हैं जो मैंने इसमें आपके सामने डिस्क्राइब किए। अगले कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी अगली कौन सी गाइडलाइंस हैं, इसी लेक्चर के दूसरे हिस्से के साथ आई विल कम बैक लेटर ऑन।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।